तो गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सा ऑर्गेनल। और ये जो ऑर्गेनल है जिसका नाम है न्यूक्लियस, राइट। सो आप लोगों ने न्यूक्लियस नाम सुना होगा, ठीक है। सो न्यूक्लियस जो है, अगर मुझे बताना है कि भाई न्यूक्लियस बेसिकली सेल के लिए ऐसी कौन सी ऑर्गेनल है, मतलब उसका मेन फंक्शन क्या है। सो वी कैन से इट इज़ अ कंट्रोलर, ठीक है ना। तो ये कंट्रोलर है ऑफ अ सेल, ठीक है। आप इसको ब्रेन भी कंसिडर कर सकते हो, इट्स अ ब्रेन ऑफ अ सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे इसका लोकेशन। तो न्यूक्लियस जो है कहाँ पे लोकेटेड है। सो इट इज़ फाउंड इन एवरी यूकैरियोटिक सेल। सो हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये पाया जाता है। बट बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ये किस में नहीं पाया जाता है। इट इज़ नॉट फाउंड इन मैच्योर आरबीसी, मैमल्स में। इन मैमल्स मैच्योर आरबीसी में ये कभी भी नहीं पाया जाता है। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है। जैसे कि आपको याद रखना है कि लाइक आरबीसी ऑफ कैमल, आरबीसी ऑफ कैमल एंड आरबीसी ऑफ लामा, जो कि दोनों क्या है, मैमल्स है। तो ऐसे मैमल्स जिसमें कैमल एंड लामा आ रहे हैं, राइट, दे हैव व्हाट, हैव न्यूक्लियस। उनके पास न्यूक्लियस होते हैं। मैच्योर आरबीसी में भी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इवन दो जो कि मैमल्स नहीं है, लाइक एम्फीबियन। सो जैसे फ्रॉग है बच्चों, फ्रॉग का भी जो आरबीसी है ऑल्सो हैज़ न्यूक्लियस। तो ये आपको न्यूक्लियस के लिए उसकी जो लोकेशन है, प्रेजेंस है, वो आपको याद रखनी है। नाउ न्यूक्लियस में थोड़ा और आगे जाएंगे। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो बच्चों न्यूक्लियस के नंबर, सो नॉर्मली अब मान लो ये एक नंबर में पाए जाते हैं। तो ऐसा सेल जिसको हम कंसिडर करेंगे मोनोन्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है ना, मोनोन्यूक्लिएटेड है। एंड अगर एक से ज़्यादा है, मतलब मोर देन वन, तो उसको हम मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन कंसिडर कर सकते हैं। बट सी जैसे यहाँ पे इसमें अब ज़रूरी नहीं है कि भाई 5 हो या 6 हो। कई बार है ना 2 न्यूक्लियाई जो कि न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म है, प्रेजेंट इन अ सेल के अंदर अगर 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, इफ अ सेल हैविंग 2 न्यूक्लियाई, देन उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड भी बोल सकते हैं। बट स्पेसिफिकली डाई या बाय न्यूक्लिएटेड सेल हम उसको कंसिडर करेंगे। बाय न्यूक्लिएटेड है या डाई न्यूक्लिएटेड सेल भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब जैसे यहाँ पे आप देखो कि भाई मोनोन्यूक्लिएटेड जो है, तो उसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। तो एग्जांपल जैसे यहाँ पे नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल अगर हम ले, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। तो नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल है, जैसे प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, तो वो हर एक में मोनोन्यूक्लियस ही पाया जाता है, एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। बट यही यूकैरियोटिक सेल जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल किस में होते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे इन मसल फाइबर,
अब मसल फाइबर क्या है बच्चों? मसल फाइबर जो है, जो कि मसल सेल का फ्यूज़न हो गया है, एंड सो दैट सारे मसल सेल्स फ्यूज होके एक पूरा फाइबर बना रहे, तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पे लेंगे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। कोकोनट कोकोनट वाटर जो है बच्चों, दैट इज बेसिकली वो क्या है? वो एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म एक टिश्यू होती है प्लांट के अंदर, फर्टिलाइजेशन के बाद एंजियोस्पर्म में बनेगी, जिसमें फूड स्टोर होता है। ठीक है। अब कोकोनट वाटर जो है, जो कि लिक्विड एंडोस्पर्म है, और वो भी कैसा एंडोस्पर्म है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ठीक है ना? मतलब आप पढ़ोगे बच्चों 12th में, एंडोस्पर्म के टाइप्स होते हैं, सेल्यूलर है, न्यूक्लियर है, ऐसे टाइप होते हैं। तो कुल मिला के आपको यही याद रखना है कि कोकोनट का जो वाटर है, दैट इज़ बेसिकली एक पूरा एक सेल है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, राइट। अब जैसे यहाँ पे डाई या बाई न्यूक्लिएटेड सेल के अगर हम एग्जांपल लें, तो जैसे एक पैरामोशियम है, तो पैरामोशियम जो कि प्रोटोजोन है, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों सर्टेन फंगाई, ठीक है ना, तो ये याद रखना है आपको, ये प्रोटोजोन है, सर्टेन फंगाई। तो फंगाई में जैसे हम बात करें, तो आप पढ़ोगे, जैसे एक होती है बेसिडियोमाइसिटिस, ये क्लास है, ठीक है ना। तो बेसिडियोमाइसिटिस की जो फंगाई है बच्चों, राइट, जिसके अंदर खास करके हर एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस बेस्ड ऑन देयर नंबर। अब यहाँ पे एक और आपका एमसीक्यू निकलता है, और वो क्या है? मान लो कि भाई न्यूक्लियस है, अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है, सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड, ठीक है ना। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, देन सेल को हम कंसिडर करेंगे ए न्यूक्लिएटेड, ठीक है ना। तो ए न्यूक्लिएटेड सेल जो कि विदाउट न्यूक्लियस है। और इसमें एग्जांपल अगर हम ले, तो जैसे हमने आगे बता दिया, मैच्योर आरबीसी है, ठीक है ना। तो मैच्योर आरबीसी है, और उसके अलावा ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ मैं, या मैमल की बात कर रहा हूँ। अब जैसे प्लांट्स की अगर हम बात करें, तो बच्चों एक होता है सिव ट्यूब या सिव सेल, जो कि बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स में सिव सेल होते हैं, और पूरा सिव ट्यूब जो बना रहता है एंजियोस्पर्म में। तो सिव ट्यूब क्या है? ये बेसिकली वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, जो कि फ्लोएम का पार्ट है, जो कि फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसलोकेट करता है। और सिव ट्यूब जो है ना, वो विदाउट न्यूक्लियस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि भाई सिव ट्यूब जो है, जो कि विदाउट न्यूक्लियस होता है, तो उसका रेगुलेशन जो है वो कौन करता है? वो करेगा उसके बाजू में जो कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं, दोस्त कंपेनियन सेल्स जो कि सिव ट्यूब का रेगुलेशन करते हैं। अब हमने यहाँ तक तो कंप्लीट कर दिया। नाउ सी, अगर मैं बात करूँ डिस्कवरी की, तो डिस्कवरी कैसे हुई न्यूक्लियस की? तो हु डिस्कवर्ड दिस? सो रॉबर्ट ब्राउन नाम का जो साइंटिस्ट था, और इन 1831 he discovered he discovered this nucleus। अब देखो, न्यूक्लियस तो डिस्कवर हो गया, बट
एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम है हैमरलिंग। अब हैमरलिंग नेम द साइंटिस्ट, और हैमरलिंग ने क्या किया, बाय हैमरलिंग उसने है ना न्यूक्लियस के फंक्शंस आइडेंटिफाई किए। हाँ, तो ही डिस्कवर्ड 3 मेन फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। और बच्चों ये भी याद रखना किसमें डिस्कवर किया, इन एन एल्गी के अंदर डिस्कवर किया था। और वो जो एल्गी है उसका नाम है एसिटोब्यूलारिया। तो अगर याद कर सको तो याद रखना इसको, एसिटोब्यूलारिया नाम का ये जो एल्गी है जो कि क्लोरोफाइसी क्लास का है, आप पढ़ोगे। एंड ये क्लोरोफाइसी क्लास का ये जो है एल्गी एक ही सेल का बना हुआ है, और दिस इज द लार्जेस्ट एल्गी ऑफ अमोंग ऑल एल्गी इन क्लोरोफाइसी क्लास। अभी इसमें 3 कौन से फंक्शंस इसने आइडेंटिफाई किए, तो ये जो 3 फंक्शंस हैं जिसमें एक है मेटाबॉलिज्म, एक है ग्रोथ, और एक बढ़िया सा जो फंक्शन है जिसको हम कंसिडर करेंगे एज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस है, मेटाबॉलिज्म है एंड ग्रोथ, ये 3 फंक्शंस जो है ये साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किए थे न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के ये सारे फंक्शंस और किस में आइडेंटिफाई किए थे, एल्गी में, और एल्गी का नाम जो है वो है एसिटोब्यूलारिया। बच्चों अभी हम नेक्स्ट थोड़ा आगे बात करेंगे। अगर मैं बात करूं पूरा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, तो हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइडेड है टोटल 4 पार्ट में, और वी कैन से रीजन में, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। सबसे बाहर का जो है जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर एनवेलोप, जो कि प्रोकैरियोट में नहीं होता है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज कैरियोथिका, तो इसको कैरियोथिका भी बोलेंगे। दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो भी मैट्रिक्स पाया जाता है, और इट इज ऑल्सो नोन एज कैरियोप्लाज्म, उसका दूसरा नाम क्या है, कैरियोप्लाज्म। इसके अलावा बच्चों इसके अंदर पाया जाता है क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। एंड देन आफ्टर इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि है न्यूक्लियोलस। अब जैसे 1 बाय 1 हम सारे स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बच्चों मान लो कि मैं ये जो है एक सिंपल, मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये मान लो ये बाहर का जो है साइटोप्लाज्म है सेल का, और ये अंदर का पूरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ये जो बाहर का जो ये पूरा ग्रीन कलर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये वाला जो है इनर
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दो मेम्ब्रेन के बीच में बच्चों स्पेस है, तो इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कंसिडर करेंगे। अंदर का ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर का, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये अंदर का जो पूरा पोर्शन है बच्चों, ये जो पूरा पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये न्यूक्लियो प्लाज्म है। अब जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, बट वो जो डीएनए है वो इन अ फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। तो ये जो है बच्चों क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा ये क्रोमेटिन मटेरियल है, और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ भी पाई जाती है, और जो है दैट इज़ बेसिकली न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पे मान लो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज न्यूक्लियोलस। तो ये क्या है, न्यूक्लियोलस पोर्शन है, ये न्यूक्लियोलस है। एक ही होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, वो आप बाद में आपको पता चल जाएगा। सो देर आर वी कैन से मोर देन वन न्यूक्लियोलस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। जैसे ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस की बात करें तो उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, ठीक है। तो सी हमने क्या बोला कि भाई जैसे न्यूक्लियर एनवेलोप हमने देखा, आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्म में, देन न्यूक्लियोप्लाज्म देखा, देन क्रोमेटिन देखा, एंड न्यूक्लियोलस। तो ये चारों के चारों जो स्ट्रक्चर हैं हमने देखे। अच्छा, बिसाइड इट यहाँ पे जैसे कि भाई ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, और ये जो आप यहाँ पे बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में जो बाउंड्री है, उसमें जो गैप दिख रहे हो, दैट इज अ न्यूक्लियर पोर। तो ये न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर पाया जाता है, दैट इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पोर सब्सटेंसेस जो है वो अंदर बाहर जा सकते हैं। अभी बच्चों हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट पोर्शन हमने देखा कि भैया वो है कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो बच्चों जैसे यहाँ पे हमने ये पूरा जो है न्यूक्लियस, पूरा न्यूक्लियस जो है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, वही न्यूक्लियस को हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, तो जैसे हमने ये पूरा न्यूक्लियस का ये पूरा स्ट्रक्चर देखा। अब ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, अब इसमें हालांकि ये जो है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब देखो, और ये बाहर का जो पार्ट है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इतना जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये वाला भी नहीं, दिस पोर्शन, इतना पोर्शन जो है, राइट, ये इसको हम यहाँ पे एनलार्ज करेंगे, ठीक है। तो इतना पोर्शन जो है मैं यहाँ पे एनलार्ज कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे ये जो है बच्चों, ये अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, यही न्यूक्लियोप्लाज्म जो है मैंने यहाँ पे भी बताया है, ठीक है।
तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ साइटोप्लाज्म। अब जैसे ये जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो है ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये है पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। ये जो कि एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो पोर है बच्चों इसको हम एन्यूलस रीजन भी कंसिडर करेंगे, और इट इज़ अ ब्लैब, इसको ब्लैब स्ट्रक्चर भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे सर्टेन प्रोटीन्स जो पाए जाते हैं और इसके कारण इसका ब्लैब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। अब जैसे ये न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये साइटोप्लाज्म है, तो ये दोनों प्लाज्म को ये जो बीच वाला जो पार्ट है वो कनेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्मिक रीजन भी कंसिडर करेंगे और न्यूक्लियोप्लाज्मिक पोर भी कंसिडर करेंगे, जिसके थ्रू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में पाए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने बात की, तो बच्चों यहाँ पे एक्चुअली देर आर सर्टेन प्रोटीन्स, ये एक्चुअली पोर जो होता है वो कवर्ड होता है, तो यहाँ पे है ना सर्टेन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो ये प्रोटीन जो है एक्चुअली प्रोटीन के बने हुए डिस्क के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पूरा ऐसा एक सराउंडिंग ये जो है ना पूरा जो ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, मान लो ये टॉप व्यू है, ऊपर से आप देख रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे पूरा सराउंडिंग प्रोटीन का बना हुआ डिस्क पाया जाता है। और जैसे ये वाला जो ऊपर का डिस्क है उसमें से इसमें से ऐसे प्रोटीन्स के फाइबर्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं एंड वो एक दूसरी डिस्क के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इट इज़ जस्ट लाइक ये क्या बन गया, इट इज़ जस्ट लाइक प्रोटीन का बास्केट बन गया, और ये जो बास्केट है ये पाया जाता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोप्लाज्म रीजन, वाइल टुवर्ड्स साइटोप्लाज्मिक रीजन जो है, ठीक है ना, यहाँ पे दिस साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन के यहाँ पे प्रोटीन के फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि साइटोप्लाज्मिक रीजन में पाए जाते हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि ये जो पूरा पोर है जो कि कवर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। एंड एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर ये मान लो कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर को हम इसको हम टॉप व्यू में जब देखते हैं तो अलोंग विद दिस होल स्ट्रक्चर एक पूरा 8 प्रोटीन का बना हुआ एक पूरा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है बच्चों। ये ऐसा पूरा 8 प्रोटीन का बना हुआ एक फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और ये जो पूरा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है उसके बीच में यहाँ पे दिस इज़ अ होलो पोर्शन, और वो जो है एक्चुअली पोर है और जिसके थ्रू सब्सटेंसेस जो है अंदर बाहर जाते हैं। और ये जो मैंने डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये जो पूरा ऑक्टागोनल डिस्कोइडल प्रोटीन जो बताया है वो यही पोर्शन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ
गोनल डिस्कॉइडल प्रोटीन, जो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर में पाया जाता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो हमने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो बच्चों आपको ये याद रखना है। अब इसके अलावा ये जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, वहाँ पे उसके साथ अटैच्ड प्रोटीन पाए जाते हैं, और ये जो प्रोटीन है बच्चों, दिस प्रोटीन, जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ, ये प्रोटीन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, इनर वाली न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है उसके साथ। इसको हम लेमिन प्रोटीन कंसिडर करेंगे। ये लेमिन प्रोटीन है, और लेमिन प्रोटीन क्या करेगा, लेमिन प्रोटीन बनाता है न्यूक्लियर लेमिना, जिसमें इंटरमीडिएट फाइबर्स पाए जाते हैं, और वो जो है ना क्रोमेटिन मतलब डीएनए के साथ, डीएनए एंड प्रोटीन के साथ फ्यूज रहते हैं। तो ये हो गया न्यूक्लियर लेमिना। अब बच्चों जैसे दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद ये पूरा हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो पूरा स्ट्रक्चर आ रहा है वो जो है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हम अभी बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म की, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे ये पूरा जो स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे ये जो दिया है दिस पोर्शन, इट इज़ अ न्यूक्लियोप्लाज्म। ये पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में तो सिंपल है कि भाई न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो कंटेन करेगा H2O, उसके अंदर पाए जाते हैं, उसके अंदर मिनरल्स है, सॉल्ट्स उसके अंदर पाए जाते हैं। दिस ऑल आर दी सब्सटेंस जो कि उसके अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा ये रो मटेरियल कंटेन करता है, जैसे ये न्यूक्लियोसाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन करता है। इसके अंदर आरएनए पाया जाता है, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। बिसाइड इट ऑल्सो कंटेनिंग प्रोटीन्स। तो ऑल दोज प्रोटीन्स जैसे कि हिस्टोन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है एंजाइम्स। तो जो भी आरएनए डीएनए बनाने वाले जो भी एंजाइम्स हैं, ये सारे एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। बिसाइड इट, ये बात हुई न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आए हुए रो मटेरियल की। बट हम ये भी बता सकते हैं कि भाई ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, दिस न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना, उसके अंदर पूरा जो क्रोमेटिन मटेरियल है, मतलब डीएनए अलोंग विथ प्रोटीन, क्रोमेटिन मटेरियल उसके अंदर डूबा हुआ है, ठीक है। एंड कंटेन क्रोमेटिन मटेरियल, और उसके अलावा ये न्यूक्लियोलस भी कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बच्चों, ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं बच्चों द नेक्स्ट पोर्शन, जो कि है पूरा क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन, ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे जैसे ये जो मैंने इंडिकेट किया है, ये ब्लू वाला जो पोर्शन है पूरा, वो क्या है, इट इज़ अ क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्रोमेटिन मटेरियल है, वही हम यहाँ पे देखेंगे। बाकी का तो जो पूरा पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब क्रोमेटिन मटेरियल के अलावा हम फिर बाद में न्यूक्लियोप्लाज्म भी देखेंगे, न्यूक्लियोलस भी देखेंगे। अब जैसे
मैं बात करूँ ये क्रोमेटिन मटेरियल की, तो एक्चुअली क्रोमेटिन मटेरियल ये डिस्कवर किया है, मतलब ये जो नाम है ये किसने दिया है? द नेम वॉज गिवन बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग नाम का जो साइंटिस्ट है उसी ने ये नाम दिया है। एक्चुअली उसी ने ही न्यूक्लियस को विद द हेल्प ऑफ बेसिक डाई, है ना, इसने क्या किया था? ही स्टेन न्यूक्लियस बाय बेसिक डाई एसीटोकार्माइन। एक्चुअली न्यूक्लियस को स्टेन किया था और उसके अंदर जब भी न्यूक्लियस को स्टेन किया तो कलर जो है वो कलर प्रोवाइड हुआ किसको? क्रोमेटिन मटेरियल को। सो जब भी उसने एसीटोकार्माइन का यूज़ किया था, ही फाउंड सम कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, एंड उसने वो कलर्ड मटेरियल को नाम दे दिया क्रोमेटिन, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई उसने है ना न्यूक्लियस को स्टेन किया विद द हेल्प ऑफ एसीटोकार्माइन एंड ही ऑब्जर्व कलर्ड पार्ट जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और उसको उसने नाम दे दिया क्रोमेटिन मटेरियल। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपका 12th में भी पोर्शन आएगा। एक्चुअली यहाँ पे ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो है क्या? तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना वो हमारा जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है, एंड अलोंग विद दिस डीएनए यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब हिस्टोन जो है बच्चों वो बेसिक प्रोटीन है, एंड इसीलिए जब भी फ्लेमिंग ने इसको डाई प्रोवाइड की या स्टेन किया, तो वो जो डाई थी ना वो कौन सी डाई थी? वो बेसिक डाई थी जिसकी pH 7 से ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये एसीटोकार्माइन से ये बेसिक प्रोटीन हिस्टोन जो है वो हाईलाइट होता है। नाउ क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो डीएनए एंड हिस्टोन के फॉर्म में पाया जाता है। अब मैं अगर बात करूँ ह्यूमंस में जो डीएनए है, हैप्लॉइड सेल मतलब गैमेट होता है, उसका जो डीएनए है ना वो अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर इसकी डीएनए की वी कैन से लेंथ पाई जाती है, ठीक है। एंड दिस 2.2 मीटर लेंथ डीएनए जो कि न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का साइज कितना रहता है? 10⁻⁻6 मीटर साइज के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये किसके अंदर पाया जाएगा? इट इज़ फाउंड इन दिस 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए जो कि 10⁻⁻6 मीटर न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों डीएनए को फिट करने के लिए डीएनए का पैकेजिंग होता है, एंड यही डीएनए का जो पैकेजिंग होता है, ये पैकेजिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन यूज होता है। सो फॉर दिस रीजन यही एक जो रीज़न है, ये रीज़न के कारण डीएनए जो है ना, डीएनए का पैकेजिंग या फोल्डिंग, वी कैन से फोल्डिंग या पैकेजिंग पाया जाता है। अब यहाँ पे जो डीएनए का पैकेजिंग है वो किसके थ्रू होगा? ये होगा इनिशियली इट इज़ बाय हिस्टोन। तो इनिशियल पैकेजिंग जो है हिस्टोन के थ्रू होता है, बट जैसे जैसे हाई डिग्री पैकेजिंग होता है तो उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी यूज़ होता है। तो अलोंग विथ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन दोनों के थ्रू पैकेजिंग होता है। हिस्टोन जो है बच्चों वो पूरा बेसिक प्रोटीन है, आपको याद रखना है, हिस्टोन इट्स अ बेसिक प्रोटीन। एंड ये बेसिक प्रोटीन क्यों है? क्योंकि उसके अंदर लाइसिन एंड आर्जिनिन
नाम के अमाइनो एसिड जो है, जो कि बेसिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स है, ये अमाइनो एसिड्स ये हिस्टोन के अंदर पाए जाते हैं। हिस्टोन की मैं थोड़ी सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ बच्चों। हिस्टोन बेसिक प्रोटीन है, जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा। और ये जो हिस्टोन है ना, वो जैसे हिस्टोन टाइप 1 है, देन H2A टाइप है, देन H2B है, H3 है, NH4 है। तो टोटल ये जो हिस्टोन है, वी कैन से 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोन यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, एंड पूरा डीएनए पैकेजिंग आता है, बट अभी हम वो नहीं लेंगे क्योंकि वो पूरा 12th में आएगा। तो डीएनए जो है, इनिशियली डीएनए जो है, जो कि जिसका जो साइज है, या वी कैन से डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो डिस्टेंस है वो 2 नैनोमीटर का है। उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल बनेगा क्रोमेटिन फाइबर बनेगा। एक्चुअली न्यूक्लियोसोम फाइबर बनता है, फिर क्रोमेटिन फाइबर बनता है, बट वो न्यूक्लियोसोम फाइबर जो आप है 12th में पढ़ोगे बच्चों, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो वी कैन से क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। इसमें पहले न्यूक्लियोसोम फाइबर बनता है, और बच्चों न्यूक्लियोसोम फाइबर बनता है तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। बट आप ये जो है जो बच्चे 11th में है, तो वो आप 12th में पढ़ोगे। और जो बच्चों ने ऑलरेडी 11th 12 कंप्लीट कर दिया है, उनके लिए अगर मैं बात करूँ तो ये है ना, मतलब हर एक न्यूक्लियोसोम जो है वो डीएनए के साथ कंबाइन होता है, तो एक पूरा बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के साथ छोटे छोटे बीड अटैच होते हैं, ऐसा एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है, राइट। एंड उसमें से पूरा बनेगा क्रोमेटिन फाइबर यहाँ पे बनेगा। एंड दिस क्रोमेटिन फाइबर जो कि आगे जाके कन्वर्ट होता है इनटू क्रोमेटिड। तो बच्चों ये जो क्रोमेटिड है, जो यहाँ पे मैं छोटा क्रोमेटिड आपको बता रहा हूँ, दिस इज अ क्रोमेटिड जो कि अप्रोक्सीमेटली 700 माइक्रोमीटर साइज का ये पाया जाता है, एंड 700 नैनोमीटर साइज का ये पाया जाता है। एंड इसमें से फिर लास्ट में बनता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम बनेगा तब ऐसे 2 क्रोमेटिड बनेंगे, राइट। तो पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, ठीक है ना। तो फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। जैसे अगर मैं बात करूँ क्रोमेटिड की, तो वो 700 नैनोमीटर साइज का है, और ये 1400 नैनोमीटर साइज के पाए जाते हैं। इनिशियल जो डीएनए की जो साइज रहेगी वो 2 नैनोमीटर है। एंड इन अ फॉर्म ऑफ दिस क्रोमोसोम, ये हाई लेवल का पैकेजिंग है, जिसमें क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम जब बनता है तब नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी यूज होता है, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना याद रखो कि ये जो है पूरा डीएनए का पैकेजिंग है, इट्स अ डीएनए पैकेजिंग। नाउ यहाँ पे मैं थोड़ा बच्चों आपको बताऊं, तो जैसे हमने बात की यहाँ पे, नॉर्मली जो डीएनए होता है ना, वो क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में होता है। फिर जब एक्चुअली सेल को डिवाइड होना है, जब माइटोसिस एंड मियोसिस की प्रोसीजर आती है, तब वो क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब नॉर्मली अगर हम बात करें क्रोमेटिन, तो हमारे न्यूक्लियस में जो डीएनए आया हुआ है वो जो क्रोमेटिन के फॉर्म में है। तो ये क्रोमेटिन है ना बच्चों, 2 टाइप के हैं। एक जिसको हम बोलेंगे यू क्रोमेटिन, और दूसरा जो है दैट इज हेटेरो क्रोमेटिन। तो
एक होता है यू क्रोमेटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? यू क्रोमेटिन है ना वो लाइटली डेंस होता है, मतलब वी कैन से उसमें है ना हिस्टोन कम है, तो ये थोड़ा हल्का सा स्टेन होगा और इसीलिए वो कम डेंस है। किसके थ्रू स्टेन होगा? विद द हेल्प ऑफ बेसिक डाई एसिटोकार्बाइन, जो हमने आगे मैंने आपको बोली। एंड ये जो है वो डार्क स्टेन पार्ट है। तो ये डार्क स्टेन क्यों है? उसका रीज़न है इट हैज़ हाई अमाउंट ऑफ हिस्टोन, और यहाँ पे जो है हिस्टोन क्या है, थोड़े लेस अमाउंट में पाया जाता है। बट यू क्रोमेटिन है ना वो एक्टिव है, दिस इज एक्टिव पार्ट। एक्टिव पार्ट फॉर व्हाट? इट इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ mRNA ट्रांसक्रिप्शन। mRNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब mRNA फॉर्मेशन, वी कैन से mRNA का फॉर्मेशन होता है, दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर। तो जब डीएनए में से mRNA बनता है, मतलब डीएनए की इंफॉर्मेशन है ना बच्चों, वो mRNA के अंदर आएगी, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक्टिव है यू क्रोमेटिन, मतलब यू क्रोमेटिन के थ्रू वो पूरा ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसीजर है वो होगा, ठीक है। बट अगर मैं बात करें हेटेरोक्रोमेटिन की, अगर हम बात करें तो ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, मतलब ये यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, मतलब ये हेटेरोक्रोमेटिन नहीं बनाएगा। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना, शायद आपको थोड़ा लगे कि भाई ये नया है आपके लिए जो भी 11 के बच्चे हैं, बट जिन्होंने ऑलरेडी 12 कंप्लीट कर दिया है या 11 कंप्लीट कर दिया है, हेटेरोक्रोमेटिन के एग्जाम्पल अगर हम दें तो यहाँ पे आएगा जैसे सेंट्रोमियर है बच्चों, सेंट्रोमियर हर एक क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, तो वो एक्चुअली हेटेरोक्रोमेटिन है, ठीक है। एंड इसके अलावा दूसरा भी आता है जिसको हम बोलेंगे बार बॉडी। बार बॉडी क्या है? बार बॉडी जो कि एक्स क्रोमोसोम है, जो कि फीमेल का कोई एक एक्स क्रोमोसोम है जो हमेशा इनएक्टिव रहता है, और वो हेटेरोक्रोमेटिन है, ठीक है। तो इतना याद रखना आप। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमेटिन मटेरियल। हमने पूरा क्रोमेटिन मटेरियल देखा, एंड हाउ डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है वो भी हमने देखा। एंड हिस्टोन जो बेसिक प्रोटीन है उसके बारे में भी मैंने बात की है, और उसके टाइप्स लिए, और डीएनए की जो लेंथ है वो भी हमने देखी। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमेटिन मटेरियल। एंड लास्ट पोर्शन ऑफ दिस न्यूक्लियस जो कि हम लेंगे बच्चों, एंड वो क्या है? अ फोर्थ पार्ट, दैट इज न्यूक्लियोलस। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। न्यूक्लियोलस जो है, तो लोकेशन तो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर ही है, बट यहाँ पे याद रखना है, सी जैसे इन अ क्रोमेटिन जो कि डीएनए का पार्ट है, सीधी अगर मैं बात करूँ तो जब क्रोमोसोम बन जाता है, इन अ क्रोमोसोम बन जाता है डीएनए पैकेजिंग के बाद, तो उसमें एक एरिया पाया जाता है जिसको हम बोलेंगे NOR, दैट इज न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। तो ये एक रीजन है जहाँ पे न्यूक्लियोलस बनेगा। कई लोग इसको ही न्यूक्लियोलस बोलते हैं कॉमनली, बट एक्चुअली बच्चों ये जो रीजन है ना वो डीएनए का पार्ट है, और ये जो पार्ट है वहाँ पे यहाँ पे राइबोसोम बनेगा, ठीक है ना। यही जो रीजन है, मतलब डीएनए का जो पार्ट है, वहाँ पे आरआरएनए बनेगा, एंड वो आरआरएनए वहाँ जब भी आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NOR रीजन वेर आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए फॉर्म्स, एंड
यही एक जगह है जहाँ पे आर प्रोटीन मतलब राइबोसोमल प्रोटीन comes from साइटोप्लाज्म में से आएगा टू फॉर्म राइबोसोम। तो यहाँ पे आर प्रोटीन आएगा और वो आरएनए के साथ फ्यूज होके राइबोसोम बनाता है। और सी जैसे मान लो कि भाई ये मैं यहाँ पे एक नॉर्मल आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ क्रोमोसोम का। ये बच्चों ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है जो उसका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। ये जो है बच्चों क्रोमोसोम में आया हुआ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है और वो हर एक क्रोमोसोम में नहीं होता है। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के आगे का जो पोर्शन है, दिस पोर्शन जो मैंने डार्क कलर से यहाँ पे स्टेन किया, यही जो रीजन है जिसको हम न्यूक्लियोलस पोर्शन बोलेंगे, ये न्यूक्लियोलस वाला पार्ट है, इसको न्यूक्लियोलस बोलेंगे, ठीक है। और डीएनए का जो पार्ट है वो एनओआर रीजन है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, जहाँ पे पूरा आरएनए एंड आर प्रोटीन बनेगा और जो कि न्यूक्लियोलस रीजन है और जो कि राइबोसोम बनाता है, ठीक है। और दूसरी एक बात कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है मतलब एनओआर रीजन कौन से क्रोमोसोम में पाया जाएगा? सो इट इज फाउंड इन क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 and 22 of ह्यूमन सेल। तो ह्यूमन सेल न्यूक्लियस के अंदर जो 13, 14, 15, 21 एंड 22 क्रोमोसोम्स जो है उसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है और वही न्यूक्लियोलस कहलाता है, वही एनओआर रीजन कहलाता है और उसके बाजू में ही पूरा न्यूक्लियोलस बनता है। बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाई फंक्शन क्या है न्यूक्लियोलस का। इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम का ये फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। एंड लास्ट नोट आपको याद रखनी है, बच्चों नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस is directly proportional to protein synthesis of a cell। सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन हाई अमाउंट में, अगर न्यूक्लियोलस ज़्यादा अमाउंट में है तो सेल के अंदर प्रोटीन भी हाई अमाउंट में बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एंड और एक चीज़ आपको जो यहाँ पे याद रखनी है बच्चों कि जैसे मैंने बात की कि भाई यहाँ पे न्यूक्लियोलस जो है, जो अगर उसके नंबर ज़्यादा है तो प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है। अब ये जो न्यूक्लियोलस है बच्चों, दिस न्यूक्लियोलस दैट इज एन एक्टिव साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। मतलब ये एक ऐसी जगह है जो जहाँ डीएनए का जो पोर्शन आया हुआ है वो डीएनए जो हाई अमाउंट में आरएनए बना रहा है। तो ये हमने जो पूरा पढ़ा, दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोलस। तो हमारा पूरा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्रोमेटिन, ये सब हमने पूरा ये पोर्शन में कंप्लीट किया है। थैंक यू।